नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े एक बहुत ही आधारभूत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। और वो विषय है छत्तीसगढ़ की सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, जब भी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली जो छवि आती है वो एक कृषि प्रधान राज्य की आती है। और किसी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है, जो बैकबोन होती है, वो होती है उसकी सिंचाई व्यवस्था। बिना इरिगेशन को समझे हम न तो छत्तीसगढ़ की कृषि को समझ सकते हैं और न ही यहाँ के आर्थिक और सामाजिक विकास के पूरे ताने बाने को समझ सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो आपकी सीजीपीएससी की परीक्षा में, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की, हर स्तर पर इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम इस विषय को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक एक पहलू को खोलकर समझेंगे। आज की हमारी इस चर्चा का जो पहला और मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो होगा इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि हर अवधारणा के पीछे के क्यों और कैसे को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस पूरे विषय को किस क्रम में, किस फ्लो में समझने वाले हैं। ये हमारे अध्ययन की एक रूपरेखा है, एक एजेंडा है। सबसे पहले हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे। हम समझेंगे कि इरिगेशन की अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए इसका महत्व, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक बार जब हम ये क्यों समझ जाएंगे, तब हम कैसे पर आएंगे, यानी हम राज्य के फिजिकल फैक्टर्स और ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, क्योंकि भूगोल ही ये तय करता है कि पानी कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। इसके बाद हम कुछ तकनीकी पहलुओं पर चलेंगे, जहां हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का क्लासिफिकेशन और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकारी आंकड़ों के साथ समझेंगे। ये हिस्सा प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम ज़मीनी हकीकत देखेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में सिंचाई के कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन से सोर्सेज प्रमुख हैं। देखिए, केवल नहरें बना देना ही काफ़ी नहीं होता, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। इसलिए हम इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझेंगे। और अंत में हम भविष्य की ओर देखेंगे, जहां हम आने वाली परियोजनाओं और इस क्षेत्र से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो इस क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने पर यह पूरा विषय आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं हमारे पहले बिंदु से, सिंचाई, अवधारणा और महत्व। देखिए, किसी भी विषय की जो इमारत होती है वो उसकी नींव पर टिकी होती है। और इस पूरे विषय की नींव है इसकी परिभाषा को, इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इरिगेशन का तकनीकी और व्यावहारिक अर्थ क्या है, तब तक हम आगे की जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, सिंचाई आखिर कहते किसे हैं? देखिए, इरिगेशन की सबसे सरल और सबसे सटीक परिभाषा है कृषि क्षेत्रों में, यानी हमारे खेतों में प्राकृतिक वर्षा के पूरक के रूप में जल की कृत्रिम और नियंत्रित आपूर्ति। अब यहाँ पर दो शब्द हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और दूसरा है कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित। सवाल उठता है, क्यों इन दो शब्दों पर इतना जोर क्यों? जोर इसलिए क्योंकि प्राकृतिक वर्षा, जिसे हम नेचुरल रेनफॉल कहते हैं, वो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। मानसून कब आएगा, कितनी बारिश होगी, बारिश का वितरण कैसा होगा, ये सब अनिश्चित है, अनसर्टेन है। इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए जब हम मनुष्य अपनी तकनीक का उपयोग करके नहरों, कुओं, तालाबों या पाइपलाइन जैसे साधनों से एक नियंत्रित मात्रा में सही समय पर खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को ही इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या हुआ? इसका मूल उद्देश्य हुआ प्राकृतिक वर्षा की कमी या उसकी अनिश्चितता की भरपाई करना, ताकि हमारी फसलें बर्बाद ना हों। अच्छा, अब जब हम परिभाषा को समझ गए हैं, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के लिए सिंचाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? Why is it so critical for our state? इस क्यों का उत्तर ही इस पूरे अध्याय का सार है। इस क्यों को समझना न केवल आपकी मेंस की परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए जरूरी है, बल्कि गहरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी आवश्यक है। जब तक हम इसके महत्व को, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इतने बड़े बड़े बांध और नहरें क्यों बनाती है। तो चलिए इसके महत्व को परत दर परत एक एक करके समझते हैं। चलिए इसके कारणों को एक एक करके बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है मौसमी मानसून पर हमारी अत्यधिक निर्भरता। हम सब जानते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ इसका कोई अपवाद नहीं है।
यहाँ साल भर की लगभग 85 से 90% वर्षा केवल 3-4 महीनों के छोटे से अंतराल में, यानी जून से सितंबर के बीच होती है। बाकी के जो 8 महीने हैं वो लगभग सूखे ही बीतते हैं। अब आप ही सोचिए, बिना सिंचाई के इन 8 महीनों में कोई दूसरी फसल कैसी ली जा सकती है? ये लगभग असंभव है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो छत्तीसगढ़ की पहचान से ही जुड़ा हुआ है, मध्य भारत का धान का कटोरा। धान यानी कि चावल एक ऐसी फसल है जिसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर मॉनसून थोड़ा भी कमजोर पड़ गया या देर से आया या फिर समय से पहले चला गया तो हमारी पूरी की पूरी धान की फसल खतरे में पड़ जाती है। तो इस राइस बोल के दर्जे को बनाए रखने की नींव क्या है? वो नींव है एक सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था। तीसरा बिंदु है, यह मल्टीपल क्रॉपिंग को संभव बनाता है। देखिए, मॉनसून की वर्षा से हम खरीफ की फसल, जिसमें मुख्य रूप से धान होता है, वो तो ले लेते हैं, लेकिन रबी की फसल का क्या? गेहूं, चना, अलसी, सरसों, इन सब के लिए पानी कहाँ से आएगा? इसका एकमात्र और विश्वसनीय जरिया सिंचाई ही है। एक सुनिश्चित इरिगेशन से ही किसान एक साल में 2 या कभी-कभी 3 फसलें ले पाता है, जिससे उसकी आय में सीधी सीधी वृद्धि होती है। चौथा बिंदु, यह क्रॉप फेलियर के जोखिम को कम करता है। मॉनसून की अनिश्चितता के कारण सूखे का खतरा हमेशा बना रहता है। सिंचाई एक सुरक्षा कवच है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, जो फसल को पानी की कमी से होने वाले विनाश से बचाती है। और अंतिम और सबसे व्यापक बिंदु, यह ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। जब कृषि उत्पादन स्थिर होता है तो किसानों की आय बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है और पूरे राज्य के लिए फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंचाई सिर्फ खेतों में पानी देना भर नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने का आधार है। जब आप मेंस में उत्तर लिखेंगे तो इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझाना होगा। चलिए, अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, जो है फिजिकल फैक्टर्स और ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, किसी भी क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हवा में विकसित नहीं होती है। वो वहाँ के भूगोल की, वहाँ की ज्योग्राफी की देन होती है। ज़मीन की बनावट कैसी है, ढाल किस तरफ है, मिट्टी कैसी है, नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, ये सारे भौतिक कारक, ये फिजिकल फैक्टर्स मिलके ये तय करते हैं कि उस क्षेत्र में नहरें बनेंगी या तालाब बनेंगे या फिर हमें लिफ्ट इरिगेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संदर्भ में सिंचाई के विकास को समझते हैं। इस स्लाइड पर हम थोड़ा ज्यादा समय देंगे क्योंकि ये जो अवधारणा है ये इस पूरे विषय की जड़ है। इसे समझ लिया तो आधा काम हो गया समझिए। छत्तीसगढ़ को हम मोटे तौर पर 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी कि भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य भाग की, जिसे हम छत्तीसगढ़ प्लेन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है, रिलेटिवली फ्लैट है, और यहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब आप सोचिए, समतल भूमि पर क्या करना सबसे आसान होता है? नहरें खोदना, क्योंकि पानी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप ढाल की दिशा में बहता चला जाता है। इसीलिए यह क्षेत्र कैनल इरिगेशन के लिए अत्यधिक उपयुक्त, हाईली सूटेबल है। और यही कारण है कि राज्य की ज्यादातर बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे हसदेव बांगो महानदी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसी क्षेत्र में केंद्रित हैं। अब चलिए दक्षिण की ओर। दूसरा क्षेत्र है बस्तर प्लेटो यानी बस्तर का पठार। इसकी जमीन मैदानों की तरह समतल नहीं है, यह अंडुलेटिंग टेरेन है, यानी उबड़ खाबड़ लहरदार भूमि है, और यहाँ कठोर चट्टानें हैं, हार्ड रॉक्स हैं। ऐसी जमीन पर लंबी लंबी नहरें बनाना बहुत मुश्किल और बेहद खर्चीला होता है। पानी गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पारंपरिक रूप से सिंचाई के लिए टैंक्स यानी तालाबों का उपयोग होता रहा है। और अब आधुनिक तकनीक लिफ्ट इरिगेशन का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसमें हम मोटर पंप से पानी को नीचे से ऊपर उठाकर खेतों तक पहुंचाते हैं। अब चलते हैं उत्तर की ओर। तीसरा क्षेत्र है नॉर्दर्न हिल्स यानी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें हमारा सरगुजा संभाग आता है। यहाँ भी पहाड़ी इलाका है, हिली टेरेन है और छोटी छोटी बरसाती नदियाँ और नाले हैं। यहाँ भी बड़ी बड़ी नहरें बनाना संभव नहीं है, इसलिए यह क्षेत्र माइनर प्रोजेक्ट्स यानी छोटी परियोजनाओं, एनीकट और लिफ्ट इरिगेशन के लिए ही उपयुक्त है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भूगोल और सिंचाई के प्रकार में एक सीधा और गहरा संबंध है। भूगोल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारक है वो है जलवायु यानी क्लाइमेट। छत्तीसगढ़ की जलवायु में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है।
यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो लगभग 1200 से 1600 मिलीमीटर होती है, जो कागज पर तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन समस्या इसके वितरण में है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, इस कुल वर्षा का 85 से 90% हिस्सा सिर्फ 4 महीनों में जून से सितंबर के बीच मूसलाधार बारिश के रूप में बरस जाता है। इसका परिणाम एक दोहरी समस्या के रूप में सामने आता है, और ड्यूअल प्रॉब्लम। मानसून के दौरान जब बहुत ज्यादा पानी एक साथ गिरता है तो वो जमीन में समा नहीं पाता और सतह पर तेजी से बह जाता है, जिससे हम एक्सेसिव सरफेस रन ऑफ करते हैं। ये पानी बाढ़ का कारण बनता है और बहकर समुद्र में चला जाता है। और जैसे ही मानसून खत्म होता है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, पोस्ट मानसून वाटर स्कार्सिटी, यानी पानी की भीषण कमी, खासकर रबी की फसल के लिए। तो एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा। इसी दोहरी समस्या का एकमात्र समाधान है स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि भंडारण संरचनाएं। डैम और रिजर्वॉयर्स यानी बांध और जलाशय ये करते क्या हैं? वे मानसून के इसी अतिरिक्त पानी को, जो बाढ़ बनकर बह जाता, उसे रोककर एक बड़ी झील में जमा कर लेते हैं और फिर पूरे साल जब भी जरूरत होती है उस पानी को नियंत्रित तरीके से नहरों में छोड़ते रहते हैं। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, यानी हमारे नदी तंत्र की। एक रिवर बेसिन उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां का सारा पानी, बारिश का पानी, छोटी बड़ी नदियों नालों से बहकर एक मुख्य नदी में जाकर मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र है वो मुख्य रूप से 3 बड़े रिवर बेसिन्स में बटा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है महानदी बेसिन, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 52% हिस्सा कवर करता है। आप कह सकते हैं कि महानदी बेसिन ही छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था की जीवन रेखा, लाइफलाइन है। राज्य की सभी बड़ी परियोजनाएं, सभी बड़े बांध इसी बेसिन में स्थित हैं। इसकी प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, हसदेव, जोंक, पैरी, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरा बड़ा बेसिन है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन, जो राज्य के लगभग 28% क्षेत्र में फैला है। इसकी मुख्य जीवन रेखा है इंद्रावती नदी। बस्तर का पूरा क्षेत्र इसी बेसिन में आता है। और तीसरा है उत्तरी छत्तीसगढ़ का गंगा बेसिन, जो राज्य के लगभग 20% हिस्से में है। इसकी मुख्य नदी सोन है, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। प्रीलिम्स की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रतिशत 52%, 28% और 20%, और इन बेसिन की प्रमुख नदियां, ये दोनों ही तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। चलिए अब हम इस चर्चा के तीसरे और बहुत ही तकनीकी हिस्से में प्रवेश करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हिस्सा थोड़ा डेटा हैवी है। इसमें बहुत सारे आंकड़े और परिभाषाएं आएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए, विशेषकर प्रीलिम्स के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हम समझेंगे कि सरकारी तौर पर सिंचाई परियोजनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है और हमारे राज्य में वर्तमान में इस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले इस वर्गीकरण को, इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटती हैं। और ये आकार किस चीज से तय होता है? ये तय होता है कल्चरल कमांड एरिया, यानी सीसीए से। अब ये सीसीए क्या होता है? इसे सरल भाषा में समझिए। किसी बांध या नहर प्रणाली से जितने क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप से, थियोरेटिकली, सिंचाई की जा सकती है, यानी वह कुल कृषि योग्य भूमि जहां तक पानी पहुंचाना संभव है, उसे ही उस परियोजना का कल्चरल कमांड एरिया या सीसीए कहते हैं। अब इस वर्गीकरण को बहुत ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। मेजर प्रोजेक्ट यानी वृहद परियोजना उसे कहा जाता है जिसका सीसीए 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। मैं दोहराता हूं, मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स। मीडियम प्रोजेक्ट यानी मध्यम परियोजना वह है जिसका सीसीए 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच हो, बिटवीन 2,000 एंड 10,000 हेक्टेयर्स। और माइनर प्रोजेक्ट यानी लघु परियोजना उसे कहते हैं जिसका सीसीए 2,000 हेक्टेयर से कम हो, लेस देन 2,000 हेक्टेयर्स। ये आधिकारिक सरकारी वर्गीकरण है और आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है, इसलिए इन आंकड़ों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि इस वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति क्या है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखें। हमारे राज्य में वर्तमान में कुल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी 10,000 हेक्टेयर से बड़ी परियोजनाएं, इनकी संख्या है 12। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी 2,000 से 10,000 हेक्टेयर वाली परियोजनाएं, इनकी संख्या है 29। और अब देखिए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी 2,000 हेक्टेयर से छोटी परियोजनाएं, इनकी संख्या है लगभग 2,892। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, माइनर प्रोजेक्ट्स की संख्या कितनी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही छोटी छोटी परियोजनाएं
एनीकैट, स्टॉप डैम ये दूर दराज के पहाड़ी और पठारी इलाकों में सिंचाई पहुंचाने की जीवन रेखाएं हैं जहां बड़ी नहरें नहीं पहुंच सकती। अब अगर हम मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स को मिला दें तो इनसे जो कुल इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया गया है, यानी सिंचाई की जो कुल क्षमता निर्मित की गई है, वो लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझिए, इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और पोटेंशियल यूटिलाइज्ड में अंतर। पोटेंशियल क्रिएटेड का मतलब है कि सरकार ने बांध और नहरें बनाकर कागज पर और जमीन पर इतनी क्षमता बना दी है, लेकिन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड का मतलब है कि वास्तव में कितने क्षेत्र में किसान उस पानी का उपयोग कर पा रहे हैं। इन दोनों के बीच हमेशा एक अंतर होता है जिसे हम गैप कहते हैं, और इस गैप को कम करना ही सिंचाई प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। तो अभी तक हमने परियोजनाओं के आकार और उनकी संख्या की बात की। अब हम अपने चौथे खंड में ये देखेंगे कि इन परियोजनाओं से पानी आखिर खेतों तक किन तरीकों और स्रोतों से पहुंचता है। यानी अब हम बात करेंगे इरिगेशन मेथड्स एंड सोर्सेज की। ये स्लाइड आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड्स में से एक है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। ये दिखाती है कि छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र में किस स्रोत का कितना योगदान है, कितना शेयर है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ से निकलता है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कैनाल इरिगेशन यानी नहर सिंचाई है, जिसका हिस्सा लगभग 58% है। ये एक बहुत ही विशिष्ट बात है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के आंकड़े देखें तो वहां सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत ग्राउंड वाटर है, यानी वेल्स और ट्यूबवेल्स हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में पूरे देश से अलग है। यहाँ नहरें प्रमुख हैं। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों है? इसका कारण वही है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। पहला, छत्तीसगढ़ के मैदान की समतल भौगोलिक संरचना जो नहरों के लिए आदर्श है, और दूसरा, यहाँ महानदी बेसिन में बने बड़े बड़े जलाशय जैसे रविशंकर सागर, हसदेव बांगो, जिनसे नहरों का एक विस्तृत जाल बिछाया गया है। नहरों के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वेल्स और ट्यूबवेल्स, यानी कुएं और नलकूप, जिनका हिस्सा लगभग 36% है। और आप देखेंगे कि टैंक्स और पॉन्ड्स यानी तालाबों का हिस्सा बहुत कम, लगभग 2% ही रह गया है, जबकि ये एक पारंपरिक स्रोत रहा है। ये आंकड़े 58%, 36%, 2%, इन्हें आपको याद रखना है। अब हम सिंचाई के दो प्रमुख तरीकों के बीच का जो मूलभूत अंतर है उसे समझते हैं, ग्रेविटी इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। पहला है ग्रेविटी इरिगेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें पानी को किसी ऊंचे स्थान जैसे बांध के जलाशय से छोड़ा जाता है और वो ढाल के सहारे बिना किसी बाहरी ऊर्जा के प्राकृतिक रूप से बहता हुआ खेतों तक पहुंच जाता है। हमारी जितनी भी नहर प्रणालियां हैं वे सभी ग्रेविटी इरिगेशन का ही उदाहरण हैं। ये तरीका प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता है, क्योंकि इसमें पानी को बहाने के लिए बिजली या डीजल का खर्च नहीं आता। इसके ठीक विपरीत है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। इसमें पानी को किसी निचले स्रोत जैसे नदी या नाले से शक्तिशाली पंपों की मदद से ऊपर उठाया जाता है और फिर उसे ऊंचाई पर स्थित खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये तरीका अंड्यूलेटिंग और प्लाटो रीजन्स यानी ऊबड़ खाबड़ और पठारी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है, जहां पानी अपने आप गुरुत्वाकर्षण से ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि इसमें पंप चलाने के लिए लगातार बिजली या डीजल की जरूरत होती है। इसलिए इसका ऑपरेशनल कॉस्ट यानी संचालन का खर्च ज्यादा होता है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के लिए लिफ्ट इरिगेशन एक वरदान की तरह है। चलिए लिफ्ट इरिगेशन की कार्यप्रणाली को इन चरणों के माध्यम से और सरल शब्दों में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नदी घाटी में बह रही है और खेत पठार के ऊपर हैं। सबसे पहला कदम, नदी से पानी को एक इनटेक वेल में खींचा जाता है। दूसरा कदम, यहाँ लगे हाई पावर पंप्स का इस्तेमाल करके उस पानी को जोर से ऊपर की ओर धकेला जाता है। तीसरा कदम, यह पानी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए पठार के ऊपर तक पहुंचाया जाता है। और चौथा कदम, एक बार जब पानी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वहां से उसे ग्रेविटी के सहारे ही छोटी छोटी नहरों के नेटवर्क के माध्यम से खेतों में वितरित कर दिया जाता है। इस तरह ये तकनीक उन क्षेत्रों में भी सिंचाई को संभव बनाती है जहां भूगोल एक बाधा प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, सरकार का काम केवल बांध बना देना और नहरें खोद देना नहीं है। ये तो आधा काम हुआ।
असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है। उस पानी का प्रबंधन कैसे हो, किसानों के बीच उसका समान बंटवारा कैसे हो, नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचे ये कैसे सुनिश्चित हो, नहरों का रखरखाव कौन करे, ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम अपने 5वें खंड में इसी प्रबंधन से जुड़े इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। सिंचाई के शासन में यानी गवर्नेंस में पिछले कुछ दशकों में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव आया है। पहले ये पूरी तरह से एक टॉप डाउन व्यवस्था थी, जहां सिंचाई विभाग का इंजीनियर तय करता था कि कब और कितना पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन अब जोर पार्टिसिपेटरी यानी भागीदारी आधारित प्रबंधन पर है। इसी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट यानी पिम एक्ट 1999। ये एक कानून है जो सिंचाई प्रबंधन की बागडोर सरकार के हाथ से लेकर किसानों के हाथ में देता है। इस कानून के तहत गांव के स्तर पर वाटर यूजर एसोसिएशंस यानी जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं किसानों के समूह होते हैं जिनके खेत उस नहर से सिंचित होते हैं। अब नहर के संचालन, रखरखाव और पानी के बंटवारे की जिम्मेवारी इन्हीं संस्थाओं की होती है। इससे क्या होता है? इससे अपनेपन की भावना आती है, नहरों का रखरखाव बेहतर होता है और पानी के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद भी गांव के स्तर पर ही सुलझ जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कमांड एरिया डेवलपमेंट यानी CAD। इसका ध्यान सिर्फ मुख्य नहर से पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर है कि पानी खेत के अंदर तक कुशलता से पहुंचे। इसके तहत खेत तक पक्की नालियां, फील्ड चैनल्स बनाना, भूमि को लेजर तकनीक से समतल करना जैसे काम किए जाते हैं ताकि पानी बर्बाद न हो और हर किसान के हर पौधे तक पहुंचे। अपनी चर्चा के इस अंतिम खंड में अब हम भविष्य की ओर देखते हैं। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई के क्षेत्र में आगे की राह क्या है, कौन सी नई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और इस क्षेत्र के सामने वर्तमान में क्या-क्या समस्याएं और चुनौतियां खड़ी हैं। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो 2 बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के जल परिदृश्य को बदल सकती हैं। पहली है बोधघाट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये परियोजना दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इसका रणनीतिक महत्व ये है कि ये बस्तर जैसे क्षेत्र में सिंचाई का बड़े पैमाने पर विस्तार करेगी, जो आज भी सिंचाई के मामले में राज्य के बाकी हिस्सों से काफी पिछड़ा हुआ है। ये न केवल सिंचाई देगी, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत का उत्पादन भी होगा, जो उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है। दूसरी और भी बड़ी परियोजना है इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा, इंद्रावती गोदावरी बेसिन का हिस्सा है और महानदी एक अलग बेसिन है। इस परियोजना का उद्देश्य इंद्रावती नदी के अतिरिक्त पानी को, जो मानसून में बहकर चला जाता है, उसे एक नहर के माध्यम से महानदी बेसिन के उन क्षेत्रों में ट्रांसफर करना है जहां पानी की कमी रहती है। ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। छत्तीसगढ़ का सिंचाई क्षेत्र आज भी कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इस तालिका की मदद से हम इन चुनौतियों को व्यवस्थित रूप से समझते हैं। ये खंड आपकी मेंस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले फिजिकल चैलेंजेस। इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो वही है अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हम विस्तार से बात कर चुके हैं। दूसरी बड़ी भौतिक समस्या है सिल्टेशन ऑफ रेजर्वोयर्स। इसका मतलब समझिए, नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद या सिल्ट बहाकर लाती हैं। जब नदी का पानी बांध के पीछे जलाशय में रुकता है तो ये गाद धीरे धीरे नीचे जमा होती रहती है। इससे जलाशय की पानी जमा करने की क्षमता साल दर साल कम होती जाती है और बांध की उम्र भी घट जाती है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस की। इसमें सबसे बड़ी और संवेदनशील चुनौती है बड़े बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन की समस्या। जब एक बड़ा बांध बनता है तो दर्जनों गांव डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। उन लोगों को उनकी जमीन, घर और आजीविका से विस्थापित करना पड़ता है। उनका उचित पुनर्वास एक बहुत बड़ा सामाजिक और मानवीय मुद्दा है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। इसमें कैनाल सीपेज लॉसेस एक बड़ी समस्या है। हमारी ज्यादातर नहरें कच्ची हैं, जिनसे बहुत सारा पानी रीस कर बर्बाद हो जाता है और आखिरी छोर के किसान तक पहुंच ही नहीं पाता। और दूसरी बड़ी चुनौती है पोटेंशियल क्रिएटेड और यूटिलाइज्ड के बीच का अंतर, यानी वो गैप जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। और अंत में मैनेजमेंट चैलेंजेस। इसमें इंटरबेसिन वाटर मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है।
महानदी का पानी ओडिशा के साथ कैसे साझा हो, ऐसे अंतर्राज्यीय जल विवाद और उनके प्रबंधन की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। इन सभी समस्याओं के लिए हमें एक एकीकृत और टिकाऊ समाधान खोजने की आवश्यकता है। तो ये भी सिंचाई से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा। अब हम अगले पार्ट में पहुंच चुके हैं, जो कि है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इरिगेशन के प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम उस सिस्टम के बैकबोन पर आते हैं, छत्तीसगढ़ के मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये पूरी रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग के पीछे की स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर इनका जियोग्राफिकल बेस यानी रिवर बेसिन्स, उसके बाद एक एक करके सभी मेजर प्रोजेक्ट्स का डिटेल्ड अध्ययन होगा, फिर उनके स्ट्रेटेजिक रोल्स, डेवलपमेंट से जुड़ी दुविधाएं और आखिर में फ्यूचर के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस पर बात करके इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ खेत तक पानी पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। ये आज़ादी के बाद की जो नेशनल प्लानिंग थी ना, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जिसका गोल था इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट। चलिए इसके पीछे के लॉजिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद देश का एक ही सपना था, तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और खेती में सेल्फ सफिशिएंसी। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब पानी, जंगल, जमीन, सभी रिसोर्सेज को एक साथ प्लान करके मैनेज करना। छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े इलाकों में डेवलपमेंट का जो इम्बैलेंस था, उसे दूर करना था। भिलाई और कोरबा जैसे इंडस्ट्रियल हब्स को पानी की सप्लाई गारंटी करनी थी, और आखिरकार स्टेट को इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। इन सारे बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एक फाउंडेशन बने। अब एक और जरूरी बात, ये प्रोजेक्ट्स कहाँ बनेंगे ये कोई ऑफिस में बैठकर तय नहीं होता। इसका फैसला ज्योग्राफी करती है। जो नदियों का सिस्टम है, वही इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की नेचुरल फाउंडेशन है। चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे काम करता है। यहाँ पर एक फैक्ट है जो सब कुछ क्लियर कर देता है। इस चार्ट को देखिए, छत्तीसगढ़ का लगभग 52% हिस्सा महानदी बेसिन के अंडर आता है। ये एक नंबर ही काफी है ये समझने के लिए कि क्यों स्टेट के ज्यादातर बड़े और स्ट्रेटेजिक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट हुए। हाँ, गोदावरी और गंगा बेसिन का भी अपना योगदान है, लेकिन प्रोजेक्ट्स का जो एपिसेंटर है वो महानदी बेसिन ही है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम एक एक करके हर मेजर प्रोजेक्ट को आराम से समझेंगे और उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे पहली मल्टीपर्पज परियोजना से, हसदो बांगो परियोजना। इसको मिनी माता बांगो परियोजना भी कहते हैं। और हाँ, ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेट का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। इसको नोट कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट के की पॉइंट्स को देखें। ये महानदी की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हसदेव नदी पर कोरबा जिले में है। इसकी 120 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी इसे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बनाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया को पानी की सप्लाई करना, जिसे हम स्टेट का पावर हब भी कहते हैं। तो इस तरह इसके 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं: सिंचाई, जल विद्युत और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। अब आते हैं स्टेट के सबसे बड़े डैम पर, गंगरेल डैम, जिसका रेजर्वॉयर रविशंकर सागर के नाम से जाना जाता है। इसका स्केल और सेंट्रल छत्तीसगढ़ के लिए इसकी इम्पॉर्टेंस इसे बेहद खास बनाती है। ये प्रोजेक्ट सीधा महानदी पर धमतरी जिले में बना है और इसका रेजर्वॉयर रविशंकर सागर स्टेट का सबसे बड़ा रेजर्वॉयर है। साइज बड़ा है तो इसका इम्पैक्ट एरिया भी बहुत बड़ा है। ये न सिर्फ बड़े पैमाने पर सिंचाई देता है, बल्कि रायपुर और भिलाई जैसे बड़े शहरों के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स भी यही है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम, मॉनसून में महानदी के नीचे के इलाकों में बाढ़ को कंट्रोल करने में इसका रोल बहुत बहुत क्रूशियल है। अगला प्रोजेक्ट है मुरम सिली, जिसे मैडम सिली डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान इसकी हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी से है। और ये लाइन, इसे तो बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए, एशियाज फर्स्ट डैम विद साइफन स्पिलवे टेक्नोलॉजी। ये सिल्लारी नदी पर बना मुर्रुम सिल्ली बांध। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट है और इसके प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं।
ये जो साइफन स्पिलवे है ना, ये एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक है और इसका एशिया में सबसे पहला इस्तेमाल होना ही इसे इतना खास बनाता है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दुधवा परियोजना। ये कांकेर जिले में महानदी पर है और गंगरेल से भी पहले 1963 में बन गया था। मुख्य उद्देश्य था सिंचाई। फिर आती है सोंदुर परियोजना। ये धमतरी में महानदी की सहायक नदी सोंदुर पर है। इसका भी प्राइमरी एम सिंचाई सुविधा बढ़ाना ही था। इसके बाद केलो परियोजना, जिसे दिलीप सिंह जुडेव परियोजना भी कहते हैं, ये रायगढ़ जिले में केलो नदी पर है और इसका मेन काम रायगढ़ के इंडस्ट्रियल एरियाज को पानी देना है। अगली है अरपा बाइसाझर परियोजना। ये बिलासपुर के कोटा में अरपा नदी पर है और इसका लक्ष्य बिलासपुर मुंगेली जिलों में सिंचाई को मजबूत करना है। एक छोटी पर महत्वपूर्ण परियोजना है अधपतर, जो सुरगुजा में अधपतर नदी पर है। इनके अलावा टंडुला जलाशय, जो दुर्ग भिलाई इंडस्ट्रियल बेल्ट की लाइफलाइन है, भिलाई स्टील प्लांट जैसी इंडस्ट्रीज इसकी वजह से ही वहां स्थापित हुई। खुडिया जलाशय यानी राजीव गांधी जलाशय मुंगेली में मनियारी नदी पर सिंचाई की जरूरतें पूरी करता है। और आखिर में खैरखट्टा बांध, जिसका रिजर्वायर पारलकोट कहलाता है, कांकेर के ट्राइबल एरियाज में सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम उस प्रोजेक्ट पर आते हैं जो बना तो कभी नहीं, लेकिन चर्चा में हमेशा रहता है और मेंस एग्जाम्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए बेहद जरूरी है। नाम है बोधघाट परियोजना। ये इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। ये जो स्लाइड है ना, ये बोधघाट से जुड़ी पूरी कहानी के दो अलग-अलग पहलू दिखाती है। एक तरफ, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाए तो बस्तर जैसे पिछड़े इलाके में सिंचाई और बिजली से विकास की नई राहें खुल सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ, इसकी एनवायरनमेंटल और सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बड़े पैमाने पर जंगल पानी में डूब जाएंगे, लोकल आदिवासी कम्युनिटीज को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, उनके रिहैबिलिटेशन की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सही मायने में ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में विकास बनाम पर्यावरण की जो बहस है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए अब हम अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं। सिंचाई से हटकर इन प्रोजेक्ट्स के दो और इम्पोर्टेंट काम देखते हैं। एक है हाइड्रो पावर जनरेशन यानी जल विद्युत, और दूसरा है फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ नियंत्रण। इस चार्ट से साफ है कि इन प्रोजेक्ट्स का काम सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। हसदेव बांगो जैसे प्रोजेक्ट्स स्टेट के पावर ग्रिड में बिजली भेजते हैं। गंगरेल जैसे डैम महानदी के मैदानी इलाकों को बाढ़ से बचाते हैं। और कोरबा और भिलाई जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स तो पानी के लिए पूरी तरह इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में हाइड्रो पावर एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्यों है। क्योंकि यहाँ की नदियाँ पठारी हैं, इसलिए उनमें पानी का फ्लो मौसम पर डिपेंड करता है। इस वजह से बड़े पैमाने पर साल भर बिजली उत्पादन करना एक टेक्निकल चैलेंज है। अब हम इस टॉपिक के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर आते हैं, सोशल और एनवायरनमेंटल कॉस्ट। मेंस में आंसर लिखते समय इस डायमेंशन को समझना और शामिल करना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि बोधघाट जैसे प्रोजेक्ट्स आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? जवाब इस प्रोसेस में है। देखिए, सबसे पहले एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIS स्टडी होती है। फिर पब्लिक हियरिंग और ट्राइबल कंसल्टेशन होता है। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमिटी पूरी रिपोर्ट को रिव्यू करती है और सबसे आखिर में मिनिस्ट्री इस पर फाइनल अप्रूवल देती है या रिजेक्ट करती है। ये एक बहुत लंबी और जटिल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है जो अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक रोड ब्लॉक बन जाती है। मैं इस बात पर एक बार फिर से जोर देना चाहूँगा, जंगलों का डूबना, आदिवासियों का पुनर्वास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये पूरी बहस, ये सेक्शन GS3 और स्टेट मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। इसकी गहरी समझ आपके आंसर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। देखिए, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। इनको चलाना और मेंटेन करना एक लगातार चलने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। तो अब आते हैं इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस पर। जिलों के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद एक कॉमन प्रॉब्लम है। वक्त के साथ रिजर्वॉयर्स में गाद भर जाती है, जिसे सिल्टेशन कहते हैं। इससे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। नहरों का नेटवर्क पुराना हो चुका है, उनका मेंटेनेंस एक कांस्टेंट चैलेंज है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, जिसका सीधा असर डैम्स में आने वाले पानी पर पड़ता है। इन सभी रीजंस की वजह से इन पुराने प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ हैं।
पार्ट 1 में हमने सिंचाई का नेटवर्क समझा था और इस पार्ट 2 में हमने इन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और उनके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को जाना। जब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तभी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ज्योग्राफी की पूरी तस्वीर साफ होती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस टॉपिक के सबसे फंडामेंटल सवाल पर आकर रुकते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ अपनी डेवलपमेंट की ज़रूरतों और बड़े पानी के प्रोजेक्ट से जुड़ी एनवायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस के बीच एक आखिरकार सस्टेनेबल बैलेंस कैसे बनाएगा। ये सवाल आने वाले वक्त में स्टेट की पॉलिसी मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा।